नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबरें दुनिया भर की हम लेकर आते हैं वर्ल्ड नाउ में और दिखाते हैं आपको कि दुनिया भर में क्या हलचल मची हुई है, क्या कुछ खास है। वर्ल्ड नाउ में हम आपके सामने रखते हैं दुनिया के अलग अलग मुल्कों में, खास करके यूरोपीय मुल्कों में, अमेरिका में क्या खबरें इस वक्त चल रही हैं, इसको डिटेल से आपको बताते हैं। वर्ल्ड नाउ में जिन खबरों को आज हम आपके सामने रखने वाले हैं उसमें सबसे पहले बात होगी वो आतंकी हमला जिसने एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब किया है। पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है ऑस्ट्रेलिया के इस आतंकी हमले में। इस्लामिक कट्टरवाद से हमला प्रेरित बताया जा रहा है। कौन है आरोपी और इस आतंकी बाप बेटे का पाकिस्तान के लाहौर से क्या कनेक्शन है, आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि यहूदियों पर हुए हमले को लेकर इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने क्यों ऑस्ट्रेलिया की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। नेतन्याहू ने यह क्यों कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पीएम को 4 महीने पहले ही चेतावनी दे दी थी। नेतन्याहू ने क्या वार्निंग दी थी जिसके बारे में बातचीत की जा रही है, यह आपको डिटेल से बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हमले की कहानी क्या है, कितने यहूदियों को निशाना बनाया गया और क्यों बनाया गया। दुनिया भर में यहूदियों पर बढ़ते हमले की बात करेंगे और हमलों की भी बात करेंगे जिनमें पाकिस्तान का लिंक सामने आया था। यानी इस खबर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी विस्तार के साथ, डिटेल के साथ और इसका पाकिस्तान कनेक्शन भी आपके सामने रखेंगे। फिर बात करेंगे ब्रिटेन की, जहां मुस्लिम नागरिकों की नागरिकता पर खतरा मंडरा रहा है। ब्रिटेन सरकार एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आ रही है जिससे मुसलमानों की नागरिकता खतरे में पड़ेगी। यह कदम आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर उठाया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने उठाया था। क्या है ब्रिटेन का यह प्रस्ताव, इसके बारे में बताएंगे। बात करेंगे ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी की, कितने मुसलमान हैं और कहां ज्यादा आबादी है। बात करेंगे उस प्रभावशाली महिला की जिसके पास यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति की ब्रिटिश नागरिकता समाप्त कर सकती है। कौन है ये महिला और ब्रिटेन में इतनी ताकतवर कैसे हो गई। इसके बाद बात करेंगे ट्रंप की उस पॉलिसी की जिसको अब सोशल मीडिया के मद्देनजर बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। एक तरह से आपकी अगर सोशल मीडिया पर किसी तरह की प्राइवेसी है तो खत्म हो जाएगी और आपका सोशल मीडिया ही पैमाना बनेगा कि आपको अमेरिका में एंट्री दी जाए या फिर अमेरिका में एंट्री नहीं दी जाए। सोशल मीडिया वेरिफिकेशन के बाद अब अमेरिका में वर्क वीजा मिलेगा, यानी कि H-1B वीजा। उसमें अगर आपके सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा पाया गया जो अमेरिका के खिलाफ है तो अमेरिका के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो सकते हैं। क्या कहते हैं नए नियम, आपको बताएंगे अमेरिका सोशल मीडिया पर क्या चेक कर रहा है। फिर बात करेंगे ब्राजील में छिड़े उस संग्राम की जो सजा कम करने के लिए हो रहा है। पूर्व राष्ट्रपति की सजा कम करने के वाले विधेयक के लिए जनता सड़कों पर उतरी हुई है। ब्राजील की सड़कें एक बार फिर प्रदर्शन की आग में चल रही हैं। आखिर प्रदर्शनकारी क्या मांग कर रहे हैं, यह भी आपके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड नाउ की और देखते हैं दुनिया की ये तमाम बड़ी खबरें विस्तार के साथ। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले की और उसके पाकिस्तान कनेक्शन की, अभी तक के पूरी डिटेल के साथ और हर एक खुलासे के साथ। सिडनी शहर में समंदर किनारे 2 आतंकियों ने गोलीबारी से तांडव मचा दिया। हमले की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं जो कल से आप लगातार देख रहे होंगे। हमलावरों ने तकरीबन 10 मिनट तक अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें सैकड़ों लोग रेत पर और आसपास की सड़कों पर इधर उधर भागने लगे। इस गोलीबारी में अब तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। वहीं 42 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। इस अटैक को एक पाकिस्तानी बाप बेटे ने मिलकर अंजाम दिया है, यह अब तक खुलासा हुआ है। हमलावरों की पहचान साजिद अकरम और नवीद अकरम के रूप में हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी 50 साल के साजिद अकरम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका 24 वर्षीय बेटा नवीद अकरम पुलिस की हिरासत में है। हालांकि अभी उसका इलाज किया जा रहा है, उसकी हालत गंभीर है क्योंकि उसे भी गोली लगी है, लेकिन वो कस्टडी में है। भीषण आतंकी हमले के बाद जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, इस आतंकी हमले की परतें खुलने लगी। आतंकी हमले में शामिल आतंकी साजिद अकरम और नवीद अकरम ने अपने घर में कहा था कि वो दक्षिणी समुद्री तट पर फिशिंग के लिए जा रहे हैं और इसी बहाने से वो घर के बाहर निकले और इसके बाद उन्होंने इस आतंकी वारदात को, खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। हालांकि आरोपी की मां वेरिना अकरम ने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो ना तो शराब पीता है और ना ही स्मोकिंग करता है।
मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि उसने ये आतंकी हमला कैसा कर दिया। मेरा बेटा कभी गलत संगत में भी नहीं रहा और आरोपियों का पाकिस्तान कनेक्शन तो जगजाहिर हो गया है। जैसे ही नवीद के बैकग्राउंड का पता चला, पुलिस ने सिडनी में पश्चिम में बोनिरिग में उसके घर को घेर लिया। यहूदियों के त्योहार हनुका समारोह के दौरान हुई इस गोलीबारी को अब तक की सबसे भयावह आतंकी घटनाओं में से एक माना जा रहा है। इस हमले को अब आधिकारिक तौर पर आतंकवादी हमला करार दे दिया गया है और उसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका भी जताई जा रही है। जांच एजेंसियां आरोपियों के बैकग्राउंड, पढ़ाई लिखाई और विदेशी कनेक्शन को खंगालने में जुट गई है। सिडनी के एक वरिष्ठ कानून प्रवर्तन अधिकारी के मुताबिक हमलावरों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। दोनों हमलावर पाकिस्तानी मूल के हैं। आरोपी पिता साजिद अकरम 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था। उसने वहां वेरना नाम की ऑस्ट्रेलिया महिला से शादी की, अपना वीजा पार्टनर वीजा में बदल दिया और तब से वो रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर था। साजिद अकरम के पास ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं थी। बेटे नवीद का जन्म 2001 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। नवीद अकरम इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई नागरिक माना गया। सिडनी के अल मुराद इंस्टीट्यूट में छात्र था। यह संस्थान अरबी और कुरान की शिक्षा देता है। नवीद ने इस्लामाबाद में हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। 2019 में नवीद ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन के जांच के घेरे में आया। आईएसआईएस से जुड़े संदिग्धों के संपर्क में होने के कारण वो जांच के दायरे में था और उसने हाल ही में अपनी जॉब भी लूज कर दी थी, नौकरी चली गई थी। सोशल मीडिया पर शूटर नवीद अकरम की तस्वीर वायरल हो रही है। ये जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, लाइसेंस की फोटो में नवीद पाकिस्तान की क्रिकेट जर्सी पहने नजर आ रहा है। अकरम के न्यू साउथ वेल्स स्थित ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसके साथ ही सिडनी कुरान कॉलेज के प्रमुख शेख एडम इस्माइल और नवीद अकरम की एक पुरानी ऑनलाइन फोटो भी वायरल हो रही है। ये वाली तस्वीर, इस्माइल कह रहा है कि उन्होंने 2022 के बाद से नवीद को देखा ही नहीं। एडम इस्माइल ने कहा है कि अकरम ने कुरान और अरबी भाषा में क्लास के लिए 2019 के अंत में संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि मैंने उसे केवल 1 साल के लिए कुरान पढ़ाई और अरबी सिखाई। ये एकमात्र विषय था जो मैंने उसे पढ़ाया था। ये इस क्षेत्र में विशेषज्ञ माने जाते हैं। यह मामला सिर्फ एक आतंकी हमले तक अब सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इंटरनेशनल टेररिज्म तक चला गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, कट्टरपंथ, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन जैसे गंभीर सवाल भी खड़े कर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई जांच एजेंसियों के साथ साथ खुफिया तंत्र इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर नवीद अकरम किस रास्ते से कट्टरता की ओर बढ़ा। पुलिस के मुताबिक 50 साल के हमलावर साजिद अकरम के पास 6 लाइसेंसी बंदूकें थी, जिसका इस्तेमाल वो शिकार के लिए करता था। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि साजिद अकरम एक गन क्लब का सदस्य था और राज्य के कानून के तहत उसके पास गन लाइसेंस था। जांच में यह भी सामने आया कि पिता करीब 10 सालों से कानूनी रूप से लाइसेंसधारी हथियार रखे हुए थे। वही हथियार इस हमले में इस्तेमाल किए गए। पुलिस ने सिडनी के बोनिरिंग और कैम्पसी इलाके में छापेमारी की और वहां से कई अहम सबूत इकट्ठा किए हैं। दुनिया इस आतंकी हमले के बाद स्तब्ध है। खुद ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने देश को संबोधित किया है। उन्होंने कहा, यह हमला यहूदी ऑस्ट्रेलियाई समुदाय को निशाना बनाकर किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहूदी ऑस्ट्रेलियन लोगों पर हमला हर एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक पर हमला है। तो वहीं यहूदियों पर हुए इस हमले को लेकर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पर नाराज हो गए। बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक सरकार की नीतियों ने आग में घी डालने का काम किया है। नेतन्याहू ने क्या कुछ कहा है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि एंटी सेमिटिज्म एक कैंसर की तरह है। यह तब फैलता है जब नेता इस पर चुप रहते हैं और कार्रवाई नहीं करते। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को नेतन्याहू ने पहले ही चेतावनी दी थी कि सरकार की नीतियां यहूदी विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे रही हैं। 17 अगस्त को खत लिखकर एल्बनीज को इस बात की जानकारी दी गई थी। फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का फैसला खतरनाक है। यह यहूदी विरोधी आग में घी डालने जैसा है। यह आतंकियों को बढ़ावा देता है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी हमलों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने यहूदी विरोधी घटनाओं पर
जरूरी कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। नेतन्याहू का आरोप है कि गाजा वॉर के बाद ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी हमलों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकार ने इसे रोकने के लिए मजबूत कदम नहीं उठाए। वो इसे सरकार की कमजोरी मानते हैं। सिडनी में हुए हालिया हमले के बाद नेतन्याहू का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है, जो ये दर्शाता है कि इजराइल ने खतरे को पहले ही भांप लिया था। सिडनी में हुई गोलीबारी की घटना में एक इजरायली नागरिक की भी मौत हुई है। इजराइल पहले ही कह चुका है कि अगर उसके लोगों को निशाना बनाया गया तो वो कहीं भी अटैक करेगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना क्यों ना हो। इसलिए पूरी दुनिया में अब एक अलग डर का माहौल बना हुआ है। सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि क्या इजराइल पाकिस्तान तक पहुंच सकता है या पाकिस्तान पर कार्रवाई कर सकता है। यहूदी त्योहार हनुका के दौरान हुई गोलीबारी ने ऑस्ट्रेलिया के यहूदी समुदाय के उस डर को सच साबित कर दिया, जो 7 अक्टूबर 2023 के हमास इजराइल युद्ध के बाद से लगातार पनप रहा था। 16 लोगों की मौत ने यह साबित कर दिया कि धमकियों और आगजनी अब सीधे कत्लेआम में बदल चुकी है। यहूदी नेताओं का कहना है कि वो अपने देश में सुरक्षित महसूस नहीं करते। सेंट्रल सिडनी सिनेगॉग के रब्बी लेवी वोल्फ के अनुसार यहां एक यहूदी होने के नाते हमेशा पीछे मुड़कर देखना पड़ता है कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। शायद हमें एक दिन वापस इजराइल जाना पड़े। विडंबना देखिए कि दुनिया में अब एक वही एकमात्र सुरक्षित जगह इजरायलियों के लिए रह गई है। सिर्फ 2 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया में यहूदी परिवारों पर 15 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाएं कितनी बढ़ी हैं पता है आपको? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलियन जूरी की एक रिपोर्ट है, उससे पता चलता है कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाएं बढ़ी। अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 तक 2062 घटनाएं हुई। अक्टूबर 2024 से सितंबर 2025 तक 1654 घटनाएं हुई। 2023 में औसत से 5 गुना ज्यादा घटनाएं हुई। 2025 में एडीएल के सर्वे के मुताबिक 20% नागरिक एंटी सेमेटिक विचार रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में करीब 1.5 लाख यहूदी रहते हैं। देश की आबादी 2.25 करोड़ की आबादी का एक छोटा हिस्सा है। 1/3 सिडनी के पूर्वी उपनगरों जैसे बॉन्डी में रहते हैं और बॉन्डी में ही बॉन्डी बीच पर यह हमला किया गया। गाजा में हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों को निशाना बनाया गया, जो नेतन्याहू लगातार कहते आ रहे हैं, और घटनाएं भी कुछ ऐसी ही कहानी बयां करती है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यहूदियों की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं किया, या फिर यहूदियों की सुरक्षा को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने नजरअंदाज किया? आरोप गंभीर है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों ने न सिर्फ वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती नफरत की चिंता भी गहरी कर दी है। गाजा संघर्ष के बाद से ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों, खासतौर पर सिडनी और मेलबर्न में यहूदियों के खिलाफ हिंसा, धमकियों और तोड़फोड़ की घटनाओं में तेजी से इजाफा हुआ है। कब कब घटनाएं हुई हैं ये भी जान लेते हैं। अक्टूबर 2023 में सिडनी ओपेरा हाउस के बाहर प्रो पैलेस्टाइन रैली में एंटी सेमेटिक नारे लगाए गए। यह युद्ध शुरू होने के तुरंत बाद की पहली बड़ी घटना थी। मई 2024 मेलबर्न में सबसे बड़े यहूदी स्कूल की दीवारों पर नारे लिखे गए। यहूदी विरोधी नारे लिखने से तनाव भी फैल गया। 13 अक्टूबर 2024 सिडनी में एक यहूदी बेकरी पर नफरत भरे नारे लिखे गए। मालिक के लिए धमकी भरा नोट भी छोड़ा गया, लिखा हो गया, सावधान रहें। 17 अक्टूबर 2024 सिडनी के बॉन्डी में कर्ली लुइस ब्रूइंग कंपनी पर हमला किया गया। कंपनी के सामने के दरवाजे में आग लगा दी गई। 20 अक्टूबर 2024 लुइस कॉन्टिनेंटल किचन को आग के हवाले कर दिया गया। 21 नवंबर 2024 सिडनी के पूर्वी इलाके में आगजनी हुई, जहां यहूदी आबादी अधिक है। वहां कई कारों को जला दिया गया, कई इमारतों में तोड़फोड़ की गई। 6 दिसंबर 2024 मेलबर्न में अदास इजराइल सिनेगॉग में आगजनी की गई। एक यहूदी मंदिर में किसी ने आग लगा दी, मंदिर को बहुत नुकसान हुआ, एक व्यक्ति घायल हुआ, पुलिस ने इसे आतंकी हमला माना। 11 दिसंबर 2024 सिडनी के पूर्व में फिर से कारों को जलाया गया, इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। 7 जनवरी 2025 सिडनी के छाबाद नॉर्थ शोर सिनेगॉग के पास डराने की कोशिश हुई। श्रद्धालु को धमकाने के आरोप में एक व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया। 10 और 11 जनवरी 2025 सिडनी के अलावाह सिनेगॉग पर स्वास्तिक बनाए गए। अगले ही दिन न्यू टाउन सिनेगॉग में आग लगाने की कोशिश की गई।
21 जनवरी 2025 सिडनी के पूर्व में एक चाइल्ड केयर सेंटर में आग लगा दी गई और दीवारों पर नफरती भरे नारे लिखे गए। 12 फरवरी 2025 सिडनी के अस्पताल की 2 नर्सों को टिकटॉक पर धमकी मिली थी। यहूदी मरीजों को जान से मारने की धमकी दी गई और इलाज से मना करने पर निलंबित किया गया। 4 जुलाई 2025 पूर्वी मेलबर्न सिनेगॉग में डिनर के दौरान आग लगा दी गई। 20 श्रद्धालु जान बचाकर भागे। ये घटनाएं इस बात को साफ करती हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मजबूती से ऐसे हमलों पर कदम उठाया होता और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की होती तो शायद ये दिन देखना ना होता। अब हुआ क्या इस हमले के बाद? इस हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में यहूदी समुदाय में डर का माहौल है। कई लोग सार्वजनिक रूप से यहूदी पहचान छिपा रहे हैं, स्कूल यूनिफॉर्म बदल रहे हैं। सरकार ने स्पेशल एनवॉय नियुक्त किया है। कुछ घटनाओं में ईरान का विदेशी प्रभाव, नो नाजी और बाकी समूहों की भूमिका निकली है, लेकिन इस्लामोफोबिया में भी वृद्धि हुई है और एंटीसेमिटिज्म का स्पाइक बहुत तेज है। ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटनाएं आम नहीं है। साल 1996 में पोर्ट ऑर्थर में हुए एक बेहद दर्दनाक हमले के बाद यहां सख्त गन कानून लागू किया गया। उस हमले में एक अकेले हमलावर ने 35 लोगों की जान ली थी। ऑस्ट्रेलिया में बंदूक खरीदने के लिए अब बहुत कड़ी जांच प्रक्रिया से गुजरना होता है। हालांकि यहां भी बंदूक से जुड़े अपराध होते हैं, लेकिन आमतौर पर वो किसी खास व्यक्ति को निशाना बनाकर किए जाते हैं। उनका दायरा बहुत सीमित होता है, मास शूटिंग नहीं होती। इस अटैक को ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का सबसे बड़ा यहूदी विरोधी आतंकी हमला करार दिया गया है। हालांकि 2 महीने पहले ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी प्रार्थना स्थल यानी कि सिनेगॉग के बाहर आतंकी हमला हुआ। इसमें 2 यहूदियों की मौत हुई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। क्रमसल इलाके में कई यहूदी योम किपुर त्योहार पर प्रार्थना के लिए इकट्ठा हुए थे। इस दौरान हमलावर ने उन पर कार चढ़ा दी और फिर गोलीबारी करने लगा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हमलावर को वहीं ढेर कर दिया था। दुनिया के इतिहास में कई बड़े और खतरनाक आतंकी हमले हुए हैं जिनमें भारी जनहानि हुई है और उनका प्रभाव लंबे समय तक रहा है। दुनिया के इतिहास में कई बड़े और खतरनाक आतंकी हमलों की बात की जाए अगर तो उसमें ओक्लाहोमा सिटी का बॉम्ब ब्लास्ट 1995 की बात याद आती है, जब अमेरिका में टिमोथी मैकवे ने संघीय भवन में बम धमाका कर दिया था। 168 लोग मारे गए थे और कई घायल हो गए थे। 9/11 का आतंकी हमला अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जाता है। 2001 में अमेरिका में सबसे घातक और व्यापक आतंकवादी हमला हुआ। अल-कायदा नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया और इस हमले में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया गया था। लगभग 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। 2005 का लंदन बम ब्लास्ट, लंदन के सार्वजनिक परिवहन पर विस्फोट करते हुए अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेनों और एक डबल डेकर बस में धमाके हुए जिसमें 56 लोग मारे गए थे। 26/11 मुंबई टेरर अटैक 2008 में अंजाम दिया गया। लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले को अंजाम दिया। कई जगहों पर एक साथ हमला किया जैसे लोन वुल्फ अटैक होता है, जैसी तस्वीर आपने सिडनी में देखी बॉन्डी बीच पर। वहां सिर्फ 2 हमलावर थे। मुंबई में कई हमलावर एक साथ घुसे और अलग अलग इलाकों में अचानक से गोलीबारी शुरू कर दी, जैसे कि ताज होटल, रेलवे स्टेशन, नरीमन हाउस। और इस हमले में 170 लोगों की जान चली गई। सैन बर्नार्डिनो हमला 2015 में अमेरिका में पार्टी हॉल में गोलीबारी की गई। एक दंपति ने गोलीबारी की और 14 लोग मारे गए। पेरिस हमला 2015 में फ्रांस में बड़ा हमला हुआ। आईएसआईएस ने गोलीबारी और बम धमाके किए जिसमें 130 लोगों की जान चली गई। बेल्जियम एयरपोर्ट और मेट्रो पर हमला 2016 में ब्रुसेल्स में हमला हुआ। लगभग 32 लोगों की इस हमले में मौत हो गई। फिर लास वेगास शूटर 2017 में अमेरिका में एक कंसर्ट पर गोलीबारी की गई। 60 से अधिक लोग मारे गए, 400 से ज्यादा घायल हुए। श्रीलंका में ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट 2019 में कई चर्चों और होटलों को निशाना बनाया गया। इसमें 250 से ज्यादा लोग मारे गए। क्राइस्टचर्च मस्जिद पर हमला 2019 में न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों में बंदूकधारियों ने हमला किया और 51 लोग मारे गए। ये वो आतंकी हमले थे जिन्होंने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। इससे पहले भी आतंकी हमले हुए, लेकिन 1995 से लेकर साल 2025 में आज हम खड़े हैं। पूरी दुनिया ने क्या सीख लिया इन आतंकी हमलों से? पूरी दुनिया ने इन आतंकी हमलों से यह सीख ली कि जो उनके काम के हैं वो गुड टेररिज्म है और जो उनके काम के नहीं हैं वो बैड टेररिज्म है। इसमें सबसे आगे अमेरिका है। अमेरिका अभी तक पाकिस्तान को लेकर कुछ नहीं कह पाया है और अभी हाल ही में पाकिस्तान के लिए IMF की फंड जारी हुई है, 27वीं किश्त।
अब आप अंदाजा लगाइए कि अमेरिका पाकिस्तान को फंड कर और पाकिस्तान के आतंकी दुनिया भर में बम फोड़ रहे हैं। भारत में हुआ पहलगाम हमला भी इस्लामिक कट्टरता का ही एक नतीजा था। अफ्रीका में ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की घटनाएं साफ करती है कि आतंकवाद केवल दूर देशों का खतरा नहीं है, यह पूरी मानवता पर, विश्व समुदाय पर खतरा है, जो कहीं भी कभी भी हिंसा फैला सकती है, लोगों की जान ले सकती है। सुरक्षा एजेंसियां हर कदम पर सतर्क हैं और आने वाले दिनों में धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। यह हमला दिखाता है कि आईएसआईएस का वैचारिक और नेटवर्क आधारित खतरा पूरी दुनिया से भी खत्म नहीं हुआ है। इस हमले ने सिडनी के ये साबित कर दिया है कि आतंकवाद कहीं भी किसी भी समय आतंकी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए दुनिया को सतर्क रहने की जरूरत है और सबसे बड़ी बात, दुनिया को सेम एक पेज पर आने की जरूरत है। अगर हम बात यहूदियों की करें तो दुनिया में कई बार यहूदी समुदाय को निशाना बनाया गया है। हिटलर के वक्त पर तो लाखों यहूदियों को मार दिया गया था। वक्त तो बदला, लेकिन यहूदियों पर हमले समय समय पर होते रहे हैं और यहूदियों को डराने की कोशिश की जाती रही है। यहूदियों को कब कब निशाना बनाया गया, बड़े हमले कब कब हुए? हिटलर की बात तो मैंने आपको बताई, लेकिन 2002 ले लीजिए, ट्यूनीशिया, यहूदी धार्मिक स्थल पर अल गरीबा सिनगॉग पर हमला किया गया। सिनगॉग जैसे मंदिर होता है वैसे यहूदियों के लिए सिनगॉग होता है। यहां ट्रक में भरे विस्फोटक से हमला किया गया और अलकायदा से जुड़ा हुआ आतंकी सामने आया। 21 लोगों की मौत हुई। 9/11 के बाद यहूदी धार्मिक स्थल पर बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ। 2003 में मोरक्को में यहूदी सेंटर, रेस्टोरेंट, होटल को निशाना बनाया गया। इस्लामी आतंकी सेल का हमलावर था। 45 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। साल 2006 फ्रांस, इलान हलीमी की यहूदी विरोधी हत्या की गई और यहूदी युवक का अपहरण किया गया और उसे यातनाएं दे देकर उसे मारा गया। यूरोप में आधुनिक एंटी सेमिटिज्म का एक बड़ा उदाहरण है। 2012 फ्रांस, यहूदी स्कूल के बाहर गोलीबारी हुई। हमले में 4 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया। उद्देश्य यहूदी बच्चों को निशाना बनाना था। पूरे यूरोप को झकझोर देने वाली घटना थी कि मासूमों को कौन निशाना बनाता है। 2014 बेल्जियम, ब्रसेल्स यहूदी संग्रहालय में गोलीबारी हमले में 4 की मौत हो गई। हमलावर आईएसआईएस से प्रभावित था। यूरोप में आईएसआईएस प्रेरित यहूदी पर यह हमला माना गया। 2015 यहूदी सुपरमार्केट को निशाना बनाया गया। 4 यहूदियों की मौत हुई। यहूदी ग्राहकों को टारगेट करना मकसद था। 2015 डेनमार्क, कोपेनहेगन सिनगॉग के बाहर गोलीबारी हुई। यहूदी समुदाय के बाहर अचानक से गोलीबारी की गई जिसमें कई लोगों की जान गई। 2017 फ्रांस, यहूदी महिला की हत्या कर दी गई। महिला पर आरोप था कि वो धार्मिक नफरत फैला रही है। 2018 अमेरिका, ट्री ऑफ लाइफ सिनेगॉग पर हमला किया गया। 11 यहूदियों की हत्या कर दी गई। अमेरिकी इतिहास का सबसे घातक यहूदी विरोधी हमला था। हमलावर फार राइट श्वेत राष्ट्रवादी बताता था। 2019 अमेरिका, कैलिफोर्निया में यहूदी धार्मिक स्थल पर हमला किया गया। एंटी सेमेटिक विचारधारा का था। एक यहूदी मारा गया और पासओवर प्रार्थना के दौरान ही हमला हुआ। 2019 जर्मनी, योम किपुर के दिन हमला हुआ। दरवाजा न टूटने पर बाहर मौजूद लोगों की हत्या कर दी गई। हमलावर नियो नाजी सोच से प्रभावित था और 2 यहूदियों की जान गई। 2023-24 के बाद से, इजराइल हमास युद्ध के बाद से यूरोप, अमेरिका में सिनगॉग पर आगजनी, यहूदी लोगों पर सड़क पर हमले, धमकियां, तोड़फोड़ बढ़ी हैं और ऐसी घटनाओं में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि 2008 में जो 26/11 हमला भारत में हुआ, उसमें नरीमन हाउस को निशाना बनाया गया था। यह वो इलाका था जहां बड़ी संख्या में यहूदी रहते थे। और एक बार फिर से जब सिडनी में बॉन्डी बीच पर यहूदियों को निशाना बनाया गया है तो इजराइल फिर से गुस्से में है। लेकिन मेरा सवाल यहां पर यह है कि टेररिज्म को लेकर जब तक दुनिया 2 धड़ों में बटी रहेगी तब तक आतंकवाद का समूल नाश मुमकिन ही नहीं है। आतंकवाद का सफाया किया ही नहीं जा सकता है। जरूरी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को या जो देश आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं उन मुल्कों को कंप्लीट आइसोलेट किया जाए, अलग थलग किया जाए, आर्थिक तौर पर तोड़ा जाए, ब्रेकडाउन किया जाए। ब्रिटेन में अभी के हिसाब से मुस्लिम आबादी कितनी है ये देखिए।
लगभग 4 मिलियन मुसलमान हैं, जो कि कुल आबादी का लगभग 6.5% है। 2011 से 2021 के बीच मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ी है। लगभग 2.7 मिलियन से 3.9 मिलियन तक आबादी बढ़ी है। लंदन में लगभग 13 लाख मुसलमान रहते हैं, जो कि शहर की कुल आबादी का 15% है। आंकड़ों का अध्ययन करने वाली वेबसाइट स्टैटिस्टा का रुख करने पर पता चलता है कि ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ब्रैडफोर्ड और ओल्डहम में भी ऐसे इलाके हैं जहां पिछले कुछ सालों में मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ी है। एक और आंकड़ा यह बताता है कि ब्रैडफोर्ड क्षेत्र में 4 सबसे बड़ी मस्जिदें मौजूद हैं और वहां 8,000 के करीब लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं। ब्रिटेन के किन इलाकों में मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, ये देखते हैं। सबसे ऊपर है बर्मिंघम, जहां मुस्लिम संख्या 1,40,033 के आसपास है 2001 में, जो 2021 में देखिए 3,41,811 को पार किया। ब्रैडफोर्ड में जहां 75,188 जनसंख्या थी मुसलमानों की 2001 में, वो अब दोगुने से ज्यादा बढ़कर 1,66,846 हो गई। नंबर 3 पर मैनचेस्टर है, 35,000 मुस्लिम जनसंख्या 2001 में, 2021 में बढ़कर 1,22,962 पर पहुंच गई। यहां पर तो लगभग 3 गुने का इजाफा देख सकते हैं। न्यूहम में 59,293 2001 में, 2011 में काउंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप उसकी रफ्तार को मैच कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूहम में 59,293 2001 में, जबकि 2011 में 1,22,146। यहां भी रफ्तार 2 गुने से ज्यादा है। रेड ब्रिज में जहां 28,487 मुसलमानों की जनसंख्या थी 2001 में, वो बढ़कर 3 गुने से ज्यादा 97,068 पर पहुंच गई। यानी 2 गुने 3 गुने रफ्तार से ब्रिटेन में आबादी बढ़ी है मुसलमानों की। कुछ और इलाकों में देख लेते हैं कंपैरिजन क्या कहते हैं, स्थिति क्या है। लेस्टर में 30,885 मुसलमान थे, जो कि बढ़कर 86,443 हो गए 2021 में। इनफील्ड में 26,306 थे, बढ़कर 70,372 हो गए। ब्रेंट में 32,290 थे, बढ़कर 72,662 हो गए। वॉल्थम फॉरेस्ट में 32,902 थे, जो कि बढ़कर 73,527 हो गए हैं। और लुटन में 26,963 मुसलमान थे, जो कि बढ़कर 74,191 की संख्या पर पहुंच गए हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि ब्रिटेन में एक ऐसा अधिकार दिया गया है जो बेहद गोपनीय और चरम, यानी कि कॉन्फिडेंशियल और एक्सट्रीम माना जा रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर ब्रिटिश मुस्लिम समुदाय पर पड़ रहा है। अब एक लीडर है, उनका नाम है शबाना महमूद, जिनकी वजह से ये सारा मसला जो है वो प्रकाश में आया है। शबाना एक वरिष्ठ ब्रिटिश लेबर पार्टी की नेता है, जो कि बर्मिंघम लेडीवुड सीट से संसद में चुनाव जीतकर पहुंची। 2024 से 2025 तक न्याय सचिव और लॉर्ड चांसलर रहीं। पाकिस्तान मूल की मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती हैं। लेबर पार्टी की कीर स्टार्मर सरकार में उन्होंने कई इंपॉर्टेंट भूमिकाएं निभाई। ब्रिटेन के गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी हैं, जिन्हें सितंबर 2025 में इस पद पर नियुक्त किया गया है। अब जरा फुल स्क्रीन में आपको इनकी तस्वीर दिखाता हूं। यह है शबाना महमूद। शबाना महमूद की नियुक्ति इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गृह मंत्रालय ब्रिटिश राजनीति में बहुत प्रभावशाली विभाग माना जाता है, जहां वो अप्रवासन नीति, कानून और व्यवस्था, पुलिस सुधार और राष्ट्रीय सुरक्षा पर काम कर रही हैं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी। उनके कुछ नीतिगत निर्णयों और रुख पर सार्वजनिक चर्चा और बहस तेज होती जा रही है। शबाना महमूद के पास यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति की ब्रिटिश नागरिकता को खत्म कर सकती हैं। वो ऐसा तब कर सकती हैं जब उन्हें लगता है कि वो व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता पाने का पात्र है। आसान भाषा में समझते हैं, ब्रिटिश मुसलमानों को उनके मूल देश
भेजा जा सकता है तो फिर उसकी नागरिकता ब्रिटेन में खत्म की जा सकती है। नागरिकता छीनने के खिलाफ अभियान चलाने वाले लोगों ने चेतावनी दी है कि ये शक्तियां दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के मूल निवासियों, नागरिकों को असमान रूप से प्रभावित करती है और उनकी नागरिकता को खतरे में डालती है। रनीमेड ट्रस्ट और रिप्रीव, इन दोनों संगठनों ने चेतावनी दी है कि वंचित करने की व्यवस्था मुस्लिम समुदाय के लिए एक व्यवस्थित खतरा बन गई है, जो विंडरश स्कैंडल में कैरेबियन से पारिवारिक संबंध रखने वाले ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ राज्य के भेदभाव की याद दिलाता है। उस दौरान कैरेबियन क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले ब्रिटिश नागरिकों की नागरिकता छीनकर उन्हें कैरेबियन क्षेत्र में भेज दिया गया था। अब ब्रिटेन के मुसलमानों को भी यही डर सता रहा है कि उनकी नागरिकता वहां से छीनकर उनको मूल देश भेज दिया जाएगा। मिडिल ईस्ट से आई रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सोमालिया, नाइजीरिया, उत्तरी अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से जुड़े लोग, ये सभी ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा मुसलमान ब्रिटेन में आकर बसे हैं और इन देशों में मुसलमानों की ब्रिटेन में काफी आबादी है, इसलिए इन देशों पर सबसे ज्यादा असर होगा। कैंपेन चलाने वालों का कहना है कि इससे नागरिकता का एक नस्लीय भेदभाव वाला सिस्टम बन गया है, जहां ब्रिटेन में मुसलमानों का होना इस बात पर निर्भर करता है, जबकि गोरे ब्रिटिश लोगों के साथ ऐसा नहीं है। मिडिल ईस्ट से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 9,84,000 लोग, पाकिस्तान के 6,79,000 लोग, बांग्लादेश के भी हजारों की संख्या में एक बड़ी आबादी है जिस पर गंभीर संकट आ सकता है। जिन लोगों की अभी तक नागरिकता असल में छीनी गई, उनमें से ज्यादातर दक्षिण एशियाई, मध्य पूर्वी और उत्तरी अफ्रीकी मूल के मुस्लिम हैं। संगठनों का कहना है कि आतंकवाद विरोधी अभियान चलाकर लोगों की नागरिकता छीनने का एक चलन शुरू हो रहा है। बता दें कि साल 2022 में ब्रिटिश सरकार को बिना सूचना दिए नागरिकता खत्म करने का अधिकार मिला और 2025 में यह नया कानून बनकर इसे और सख्त कर दिया गया। सबसे चर्चित हालिया मामला शमीमा बेगम नाम की एक महिला का है, जिनकी नागरिकता यह कहकर छीन ली गई कि वो बांग्लादेश की नागरिक हैं, जबकि बांग्लादेश ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया था। तो ऐसे में अब यह अभियान और जोर पकड़ सकता है, खासकर ऐसी स्थिति में जब सिडनी में एक और हमला हुआ, उसमें पाकिस्तानी मूल के 2 आतंकियों के नाम सामने आए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका जाकर अगर आप नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए। सिर्फ इंटरव्यू पास करना या कोडिंग आना या अपने काम में स्किल रखना, यह काबिलियत काफी नहीं है। अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ भी सस्पिशियस है जो अमेरिका को पसंद नहीं आया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को आपत्ति हो गई, तो आपका एक सोशल मीडिया पोस्ट आपके अमेरिका जाने के सपने को चकनाचूर कर सकता है। आपकी फेसबुक टाइमलाइन, इंस्टाग्राम रील्स, एक्स पर आपके पोस्ट, सब कुछ देखा जाएगा। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने वीजा नियमों में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए H-1B और H-4 वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी है, जिसमें सरकार H-1B और H-4 वीजा आवेदकों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्क्रीनिंग करेगी। यानी आज से वीजा जारी करने से पहले आवेदकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहराई से जांच की जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग के नए आदेश के मुताबिक H-1B वर्किंग वीजा और H-4 आश्रित वीजा के लिए आवेदन करने वालों को अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स की प्राइवेसी सेटिंग बदलनी होगी और इसे पब्लिक करना होगा। यानी आपके सोशल मीडिया के प्राइवेसी का भी बंटाधार अमेरिका करेगा और डंके की चोट पर करेगा। इसका मतलब है कि अगर आपने अपना अकाउंट लॉक कर रखा या प्राइवेट कर रखा है तो वीजा नहीं मिलेगा। अधिकारियों को आपकी ऑनलाइन गतिविधियों की पूरी जानकारी चाहिए, जिससे कि आपकी सोशल मीडिया की पूरी जांच हो सके। पहले अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले छात्रों को FM और J वीजा के लिए यह नियम पहले से लागू था। अब इसका दायरा बढ़ाकर इसमें IT प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों को भी शामिल कर दिया गया। मतलब यह कि आपके परिवार के हर सदस्य की जानकारी अमेरिकियों को देनी होगी और आपके परिवार ने सोशल मीडिया पर कुछ उल्टा सीधा पोस्ट किया है तो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। कहने का मतलब यह कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। इस नए फरमान का असर भी दिखना शुरू हो गया। भारत में कई H-1B वीजा धारकों के इंटरव्यू इस नई गाइडलाइन के चलते रिशेड्यूल कर दिए गए।
H1B वीजा के लिए नए नियम क्या हैं, ये देख लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा जो लोग H1B वीजा के लिए अप्लाई किए हुए हैं। सभी H1B और H4 एप्लीकेंट को सोशल प्रोफाइल की प्राइवेसी बदलनी होगी और इसे पब्लिक में करना होगा, यानी कि हर कोई आपकी सोशल अकाउंट को देख सके। जैसे ही आप पब्लिक करेंगे आपका अकाउंट पब्लिकली विजिबल हो जाएगा, आपके फोटोज, आपके वीडियोस, आपके पर्सनल मोमेंट्स, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब कोई भी व्यक्ति आपके पोस्ट, फोटो और कंटेंट को देख सकता है, कमेंट्स भी देखे जाएंगे। यह वीजा इंटरव्यू के समय बहुत जरूरी है ताकि अमेरिकी अधिकारी ऑनलाइन एक्टिविटी को चेक कर सके, कहीं आप अमेरिका के खिलाफ उल्टा सीधा तो नहीं लिखते। अमेरिका कहता है कि हर वीजा फैसला देश की सुरक्षा का मामला है। वो देखना चाहते हैं कि आवेदक अमेरिका के लिए कोई खतरा तो पैदा नहीं करता है। अगर कोई पोस्ट में हिंसा, आतंकवाद या अमेरिकी विरोधी बातें हों तो वीजा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पहले यह नियम सिर्फ स्टूडेंट वीजा FMJ पर था, अब H1B और H4 पर भी इस नियम को अप्लाई कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक वीजा आवेदकों को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक करने होंगे। अमेरिकी अधिकारी आवेदक की ऑनलाइन गतिविधियों को गहराई से जांचेंगे। इसमें पोस्ट, कमेंट, लाइक, शेयर और इंटरनेट पर मौजूद अन्य जानकारी भी शामिल होगी। अधिकारियों को देखना होगा कि अधिकार ये देख पाएंगे कि आवेदक की पोस्ट अमेरिका की संस्थाओं, अमेरिकी सरकार या उसके नागरिक के खिलाफ तो नहीं जा रही है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी वीजा कोई अधिकार नहीं बल्कि एक विशेष अधिकार है और हर वीजा निर्णय नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। इसलिए अमेरिका आने वाले हर व्यक्ति की जांच बहुत जरूरी है। इसके तहत आवेदकों की ऑनलाइन गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि वो अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचाने या किसी तरह की हिंसा, कट्टरपंथ, अवैध गतिविधियों में शामिल होने की मंशा नहीं रखता है। ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वीजा जारी करने की प्रक्रिया में सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है ताकि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में प्रवेश कर देश की सुरक्षा या हितों को नुकसान ना पहुंचा सके। हर आवेदक को साबित करना होगा कि वो वीजा की शर्तों के अनुरूप गतिविधियों में शामिल होगा। यह कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा इमिग्रेशन पर कसी जा रही नकेल का ताजा उदाहरण है। पिछले कुछ वक्त से ट्रंप इमिग्रेशन में सख्ती बरत रहे हैं। वहीं व्हाइट हाउस के पास हुए हमले के बाद से तो 19 देशों से आने वाले लोगों पर बैन लगा दिया गया है। H1B वीजा फीस बढ़ा दी गई है और सोशल मीडिया की जांच की जा रही है। ट्रंप के इस कदम में एक तरफ से प्राइवेसी अटैक भी माना जा रहा है, राइट टू प्राइवेसी पर हमला माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर फंसे लोगों की चिंता साफ दिख रही है। कई नौकरी खोने से डर रहे हैं तो कोई अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित है। अमेरिका में सोशल मीडिया या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किन किन बातों को परेशानी या खतरे के तौर पर देखा जाता है, ये भी जान लीजिए। कौन सी चीजें खतरा बन सकती हैं, यानी कि अगर आपकी सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसा कुछ हो तो आप उसे हटा सकते हैं। भी वक्त है H1B अप्लाई करने से पहले। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट, मैसेज या ग्रुप्स जो अमेरिकी सरकार, उनकी संस्थानों या उनकी नीतियों के खिलाफ घृणा या हिंसा भड़काए, अमेरिका के खिलाफ फेक न्यूज फैलाए या फिर झूठी साजिशें रचे, अमेरिकी सेना, पुलिस या दूसरी एजेंसियों पर हमला करे या उनका अपमान करे, ये विचार कभी कभी आतंकवाद या विद्रोही गतिविधियों को प्रेरित भी कर सकते हैं। इसलिए ये चीजें जांच का विषय होंगे। प्रतिबंधित संगठन का समर्थन, ऐसी गतिविधियां जो अमेरिका के प्रतिबंधित या आतंकवादी घोषित संगठनों का प्रचार करें, जैसे कि ISIS, अल कायदा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, TRF या घरेलू आतंकवादी समूह का समर्थन। सोशल मीडिया पर इन संगठनों की विचारधारा का प्रचार, सदस्यता, आतंकवादी गतिविधियों के लिए रिक्रूटमेंट या प्रशिक्षण के संकेत, ये अमेरिकी कानून के तहत अपराध है। संवेदनशील तकनीक तक पहुंच, सरकार या रक्षा मंत्रालय से जुड़े डिजिटल सिस्टम तक पहुंच, साइबर स्पेस में हैकिंग, डेटा चोरी या स्पाईवेयर की एक्टिविटी, संवेदनशील सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माने जाते हैं। राजनीतिक गतिविधियों के संकेत, चुनाव या राजनीतिक विरोधी प्रदर्शन से जुड़ी एक्टिविटी, झूठी या भड़काऊ राजनीतिक जानकारी का प्रचार जो सामाजिक या राजनीतिक तनाव को बढ़ाता हो, विदेशी दखलंदाजी के संकेत, विदेश से संचालित पेज या अकाउंट जो चुनावी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, राजनीतिक समूहों के हिंसक या गैर कानूनी गतिविधियों की योजना बनाना। इन सब चीजों से अमेरिका की सुरक्षा और शांति खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इन्हें सोशल मीडिया पर ध्यान से देखा और जांचा जाता है, और अगर इन चीजों में कोई फंसा तो उसे रोका जा सकता है, उसके वीजा को कैंसिल किया जा सकता है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी सोशल मीडिया पोस्ट की पहले से जांच कर लें और सुनिश्चित कर लें कि ऐसी कोई जानकारी, ऐसा कोई कमेंट
ऐसा कोई पोस्ट आपके सोशल मीडिया पर ना हो जो इन नियमों से मेल खाती हो। इस नए नियम की वजह से भारत में कई H1B और H4 वीजा इंटरव्यू की तारीख बदल दी गई है। दिसंबर के कई अपॉइंटमेंट अब मार्च 26 तक के लिए शिफ्ट कर दिए गए हैं। खासकर हैदराबाद और चेन्नई जैसे अमेरिकी दूतावासों में यह असर ज्यादा देखा जा रहा है। इससे हजारों भारतीय टेक प्रोफेशनल्स और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि भारत से सबसे ज्यादा H1B वीजा आवेदन आते हैं। इमिग्रेशन वकील एलन फ्रीमैन ने चेतावनी दी है कि कई H1B कर्मचारी अपनी नौकरी खो सकते हैं। कई कंपनियां 5-6 महीने तक इंतजार नहीं कर सकती हैं और कई मामलों में भारत से रिमोट वर्क कानूनी तौर पर संभव भी नहीं होता है। लोगों ने अमेरिका में घर का किराया, कार लोन और बिल छोड़ रखे हैं। इतनी लंबी देरी का सीधा असर परिवार और इकोनॉमी पर भी होगा। अमेरिका एक नए प्रस्ताव पर भी काम कर रहा है, जिसके तहत टूरिस्ट और बिजनेस ट्रेवलर्स से भी पिछले 5 साल की सोशल मीडिया जानकारी मांगी जा सकती है। इससे यूके, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के यात्रियों पर भी असर हुआ है, जो अब तक फ्री वीजा यात्रा करते थे। यात्रियों को अपनी ऑनलाइन प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा को लेकर चिंतित होना पड़ सकता है। अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं, नौकरी, घूमने या फिर पढ़ने, तो क्या सावधानी बरतें, ये जल्दी से जान लीजिए। प्राइवेट डेटा जैसे कि घर का पता, फोन नंबर सार्वजनिक न करें। संवेदनशील या विवादित पोस्ट से बचें। वीजा के लिए सोशल मीडिया अकाउंट देना हो तो पुराना कंटेंट भी साफ सुथरा होना चाहिए। प्रोफाइल की तस्वीर और पोस्ट भी ऐसी हो जो आपके कैरेक्टर को सही दिखाए, किसी भी गैर कानूनी या गलत काम में शामिल ना हो। इस बात का ध्यान रखने से आप सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहेंगे और भविष्य में किसी भी तरह की जांच में आप पास हो सकते हैं, साफ सुथरा बाहर निकल सकते हैं। इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी पता चल सके कि आखिर पूरा माजरा क्या है। बात करते हैं ब्राजील की, जहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध कर रहे हैं। एक आवाज में लोग मांग कर रहे हैं तख्तापलट की कोशिश कि आरोपी को की जो सजा है वो कम नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ है ब्राजील में? दरअसल तख्तापलट की साजिश में 27 साल की जेल की सजा काट रहे ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो की सजा कम हो सकती है। ब्राजील की संसद के निचले सदन में सजा कम करने वाला बिल पास कर दिया गया है। इसे लेकर ब्राजील में जबरदस्त खींचतान चल रही है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन राजधानी ब्राजीलिया समेत साओ पाउलो और साल्वाडोर और रेसेफ में भी हुए हैं। इस प्रदर्शन में आप देख लीजिए कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं और इस बिल का विरोध करते नजर आ रहे हैं। फुल स्क्रीन तस्वीरें आपके सामने हैं। रियो डी जेनेरियो में प्रदर्शनकारियों ने इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया और कोई माफी नहीं और ह्यूगो मोटा बाहर जाओ के नारे लगाए। यानी लोगों में गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। ह्यूगो मोटा निचले सदन के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने विधेयक को मंजूरी दी है। अब यह विधेयक सीनेट के पास है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि तख्तापलट की कोशिश करने वालों को बचाने का प्रयास हो रहा है। ब्राजील में पहले भी कई तानाशाही शासन आ चुके हैं, वो देश के लिए बेहद हानिकारक साबित हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम ऐसा दोबारा नहीं चाहते हैं। कई लोगों ने तो कांग्रेस जनता के दुश्मन है लिखे हुए बैनर पकड़े हुए थे। दरअसल ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश समेत कई मामलों में 27 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और पिछले महीने ही उनकी यह सजा शुरू हुई है। अगर ये बिल कानून बनता है तो इसे 8 जनवरी 2023 की हिंसा के मामले में दोषी ठहराए गए सभी लोगों की सजा कम हो जाएगी, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति का नाम भी है। और इसे पारित कर दिया जाता है तो दक्षिणपंथी पूर्व राष्ट्रपति की जेल की सजा 2 साल और 4 महीने तक कम हो सकती है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा की मंजूरी आवश्यक होगी और वामपंथी राष्ट्रपति ने पहले ही कहा है कि वो इसे वीटो करेंगे। बोल्सोनारो को भी 27 साल 3 महीने की जेल की सजा मिली है। उनके साथ उनकी सरकार के कई मंत्रियों और जनरलों को भी सजा सुनाई गई है। इसके अलावा इस बिल में पैरोल से जुड़े नियमों को भी बदलने का प्रावधान किया गया है। मौजूदा कानून के मुताबिक किसी अपराधी को पैरोल पर बाहर आने से पहले जेल में कम से कम 25% सजा पूरी करनी होती है, मगर यह बिल इसे घटाकर 16% तक कर देता है। इसका मतलब हुआ कि कुछ ही समय जेल में रहकर बोल्सोनारो पैरोल पर बाहर आ सकते हैं। कानून बनने के बाद बोल्सोनारो की सजा घटकर 2 साल 4 महीने की हो जाएगी, यानी 2 साल 4 महीने के बाद वो पैरोल पर बाहर आ सकेंगे। बोल्सोनारो 2019 में राष्ट्रपति बने थे और 2022 का राष्ट्रपति चुनाव हार गए। इसके बावजूद उन्होंने सत्ता कायम रखने के लिए तख्तापलट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने बोल्सोनारो को ब्राजील के लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने के इल्जाम में दोषी ठहराया। इस साजिश में उन्होंने राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, उपराष्ट्रपति जेराल्डो अल्कमेन और सुप्रीम कोर्ट में जज अलेक्जेंड्रे दे मोराइस की हत्या करने की प्लानिंग भी की थी। इतना ही नहीं, 2023 की शुरुआत में उन्होंने एक विद्रोह भड़काने की भी
कोशिश की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ देश में भारी नाराजगी है और उनकी सजा कम किए जाने को लेकर जो बिल लाया गया है उसके खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की। हमारा आज का सवाल है, पर्थ किस देश में है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड। सही जवाब भेजिए 724077 72407 पर। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। अब आपको बताते हैं कल के विनर का नाम। इंडिया डेली के क्विज कॉन्टेस्ट में कल के विनर बने हैं जावेद हुसैन, जो कि बीकानेर राजस्थान से हैं। जावेद, बहुत बहुत बधाई हो आपको, जल्दी आपको दिया जाएगा इंडिया डेली की तरफ से एक शानदार तोहफा। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।